जादुई आम का पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सुमन और दो बच्चों के साथ रहता था। राम के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वो स्थानीय बाजार में बेचने के लिए फल और सब्जियां उगाता था। हर दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद राम मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। काश मेरे पास और जमीन होती तो मैं अच्छे से सब्जियां उगा सकता। क्यों ना आप सब्जियां उगाने के लिए जमीन किराए पर ले लो। मैंने धनिया चाचा से कहा था कि अपना खेत मुझे किराए पर दे दे। वैसे भी खेत तो खाली रहता है, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। लोग सच्ची कहते हैं, कोई ना दूसरों की तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। और ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन अपने खेतों से गुजरते हुए राम ने एक अजीब पेड़ देखा, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ चमकीले सुनहरे आमों से भरा हुआ था, जो अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहे थे। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब गया, उसने देखा कि उसमें कुछ तो अलग था। उसके चारों ओर एक अजीब आभा थी, जो उसे बुला रही थी। मैंने ये आम का पेड़ पहले यहाँ कभी क्यों नहीं देखा। कितना आकर्षण है इसमें। राम ने पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे खाने लगा। उसके आश्चर्य के लिए वो आम किसी भी आम से अलग था, जिसे उसने पहले कभी नहीं चखा था। ये रसदार मीठा था और उसमें एक जादुई स्वाद था, जिसका वर्णन नहीं कर सकता था। अपनी खोज से उत्साहित राम ने आमों को बेचने के लिए स्थानीय बाजार में उन्हें ले जाने का फैसला किया। मैं ये सभी आम तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। इसको जो एक बार खाएगा वो मेरे पास बार बार आएगा। अगले दिन राम ने बाजार में अपना स्टॉल लगाया, तो उसने देखा कि लोग उनके नियमित फल और सब्जियों में रुचि नहीं ले रहे हैं। सुबह से दोपहर आने को हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी और ना ही कोई फल बिका है। अरे, ये आम तो मैंने ऊपर लगाए ही नहीं। जैसे ही उसने अपने स्टॉल पर जादुई आमों को प्रदर्शित किया, उसके चारों ओर बहुत ही भारी भीड़ जमा हो गई। सुनहरे आमों को देखकर हर कोई हैरान रह गया और उन्हें चखना चाहता था। अरे भाई, ये आम कैसे दिए? ये तो बहुत रसीले लग रहे हैं। अरे, ये सुनहरे आम कहाँ से लाए हो रामू भाई? बाजार में तो मैंने कहीं भी ऐसे आकर्षित आम नहीं देखे। ये मेरे बाग के आम है। बहुत देखभाल के बाद ऐसा आम तैयार होता है। जैसे ही राम ने अपने आमों को बेचना शुरू किया, उन्होंने महसूस किया कि वे आम आम नहीं थे, बल्कि उनमें एक जादुई शक्ति थी। जो कोई भी उन्हें खाता था, वो तुरंत ही खुश और संतुष्ट महसूस करता था। शाम होने पर राम घर आ जाता है और सुमन को सारी बात बताता है। अरे, इतने पैसे तो आप हफ्ते भर में भी नहीं कमा पाते, जितने ना आपने आज कमा लिए हैं। अरे, सब्जियां तो बहुत ही कम बिकी है। ये तो सभी आम बेचकर कमाए हैं। सभी लोग महंगे से महंगे दाम पर इन्हें लेने के लिए तैयार हो गए थे। सच में इन आमों में ना जरूर कोई जादुई शक्ति है। और अगले दिन राम फिर से आम के पेड़ के पास जाता है, तो आज भी पेड़ आमों से भरा हुआ था। अरे, कल ही तो मैंने इसके सारे आम तोड़े थे। आज फिर से ये पेड़ आम से भर गया है। ये कोई जरूर जादुई पेड़ है। तभी वहां उड़ती हुई दो परियां आती हैं। तुमने ठीक कहा, ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि जादुई आम का पेड़ है। उन परियों को देखकर राम आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम कौन हो? कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो जो इस पेड़ पर रहती है? अरे, हम कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि परी लोक से आई परियां हैं, और ये हमारा घर है। घर? कहाँ है तुम्हारा घर? हम दोनों इसी पेड़ में रहती हैं और यही हमारा घर है। तुम जब चाहो तब इस पेड़ से आम तोड़ सकते हो, बस कभी हमारे घर को काटना नहीं। ठीक है, मैं इस पेड़ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा और समय समय पर इसको पानी और खाद भी डाला करूंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी मदद करने के लिए मेरी खेत में आई। हमारा ये आम का पेड़ उसी व्यक्ति के खेत में उगता है जो मेहनती और ईमानदार हो और साथ ही उसे इसकी मदद की जरूरत हो। और ऐसा बोलकर वो परियां पेड़ के अंदर चली जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई आम के पेड़। अब राम रोज पेड़ से पके सुनहरे आम तोड़ता और उन्हें बाजार ले जाता। आम देखते ही लोग उसे हाथों हाथ खरीद लेते थे। आम अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गए और जल्द ही लोग उन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे। जादुई आमों की मदद से राम की किस्मत तो बदल गई और वो गांव के सबसे धनी किसानों में से एक बन गया। वो अपने परिवार को उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराने में सक्षम था और अब उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था। ढोलकपुर गांव में श्याम अपनी पत्नी रम्या और बेटे डुग्गू के साथ रहता था। श्याम खेती करता था, लेकिन समय पर बारिश न होने से उसकी फसल तैयार नहीं हो पाती थी। श्याम के बड़े भाई किशन ने श्याम को बंजर खेत दिया था और उपजाऊ भूमि वाले खेत अपने नाम करवा लिए थे। श्याम और रम्या पूरे दिन खेतों में खूब मेहनत करते थे, लेकिन समय पर बारिश नहीं होती थी और उस खेत में सिंचाई भी नहीं हो पाती थी। एक दिन की बात है। डुग्गू बेटा, चलो अभी खाना खा लो, फिर मुझे बाकी के काम भी देखने हैं। माँ, क्या आप हर रोज रोटी और चटनी खाने को देती रहती हो? मुझे नहीं खाना ये खाना, कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो। अच्छा ठीक है, मैं कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी, पर बेटा तुम अभी यही खा लो। डुग्गू खाना खाकर खेलने चला जाता है। रम्या अपने पति से कहती है, सुनो जी, कब तक यहाँ बारिश को देखते रहेंगे? आप ऐसा करो ना, शहर में ही जाकर कुछ काम देख लो, कम से कम हम अपने बेटे को भरपेट खाना तो दे पाएंगे। तुम सही कह रही हो रम्या, मैं भी अब इस बंजर खेत में काम करके थक गया हूँ। अगली सुबह, रम्या जल्दी करो, मुझे जल्दी निकलना होगा, तभी शाम से पहले जंगल को पार कर पाऊंगा, फिर आगे से बस मिल जाएगी। बस तुम डुग्गू का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये लीजिए, मैंने कुछ भुने चने और गुड़ इसमें बांध दिया है, आप ना इसको खा लेना रास्ते में। शाम भी सुबह सुबह एक पोटली लेकर जंगल के रास्ते से होता हुआ शहर की ओर निकल जाता है। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई थी। थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। शाम वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने भुने हुए चने और गुड़ निकालकर खाने लगता है। तभी शाम की नजर जमीन पर चल रही दो चींटियों पर पड़ती है। अरे, यहाँ तो चींटियों का घर बना है। शाम कुछ चने और गुड़ चींटियों को डालता है और चींटियां उसे खाने लगती हैं। तभी दो चींटियां एकदम से बड़ी हो जाती हैं और देखते ही देखते सुंदर परियों का रूप ले लेती है। शाम डर जाता है और वो एकदम उठ खड़ा होता है। घबराओ नहीं, हम जादुई परियां हैं। हम दोनों बहनें परी लोक से यहाँ घूमने आई थी और इसी पेड़ के नीचे एक साधु अपनी भक्ति में लीन था। हम दोनों को बहुत भूख लगी थी। अरे वो देखो, सामने उस साधु के पास एक पोटली है, लगता है इसमें खाने के लिए कुछ होगा, चलो देखते हैं। दोनों परियां साधु की पोटली उठाती हैं तो उसमें कुछ फूल बांधे थे। परियां गुस्से से उसके सारे फूल साधु के ऊपर फेंक देती हैं और उसे भला बुरा बोलने लगती हैं और साधु बाबा की भक्ति को वो दोनों भंग कर देती हैं और वो साधु बाबा दोनों को श्राप दे देता है और तब से वो दोनों परियां भी चींटियां बन जाती हैं। उन्होंने बोला था, अगर कोई राहगीर तुम्हें खाने के लिए कुछ देंगे तो उस दिन तुम दोनों अपने श्राप से मुक्त हो जाओगी और अपने असली रूप में आ जाओगी। और देखो, आज तुम्हारी मदद से हम यहाँ अपने रूप में आ गई हैं। तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो।
मेरे पास एक बंजर खेत है जहाँ कुछ भी नहीं उगता। अगर आप मेरी ज़मीन को उपजाऊ बना दो तो मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहकर ही उनका पेट भर सकता हूँ। ये लो, ये मटर के बीज हैं। तुम इसे अपने उस बंजर खेत में बो देना और सब अच्छा होगा। ऐसा बोलकर वो दोनों परियां वहां से अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। शाम अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को वो सारी बात बताता है। और अगले दिन दोनों अपने उस बंजर खेत में मटर के सारे बीजों को बो देते हैं और बाल्टी से सारे खेत में पानी से छिड़काव करते हैं। अरे भाई, इन दोनों को तो देखो कैसे बंजर खेत में पानी डाल रहे हैं। अब इसे कौन समझाए, बंजर भूमि से कुछ नहीं होता। श्याम बिना कुछ बोले अपने काम में लगा रहता है। पता नहीं उस परी की बात सच भी होगी या नहीं। आप भगवान पर भरोसा रखो जी, सब अच्छा ही होगा। चलो अब हम घर चलते हैं। अगली सुबह दोनों अपने खेतों में जाते हैं। अरे रम्या, ये तो सचमुच में ही कमाल हो गया। अरे, ये मटर की फसल तो एक दिन में ही तैयार हो गई है। शाम का पूरा खेत मटर की फसल से भरा हुआ था और गांव के लोग मटर की खेती देखकर हैरान थे। रम्या, चलो आज इन मटरों को तोड़ लेते हैं और फिर बाजार में बेच देंगे। एक गांव में सुरेश नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। सुरेश के पास ढेर सारा धन होने के बावजूद भी उसमें बिल्कुल घमंड नहीं था। वो दिल का बहुत ही साफ और नेक इंसान था। वो हर सुबह मंदिर जाता था और गरीब लोगों में दान करता था। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक सफल इंसान बनाया है। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं मरते दम तक गरीब लोगों की मदद करता रहूंगा। सुरेश हर महीने गांव के मंदिर में गरीब लोगों के लिए आयोजन करवाता था। सबको वो भरपेट खाना खिलाता था और उसके बाद सभी को कपड़े भी दान किया करता था। एक दिन सुरेश मंदिर से प्रार्थना करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। चलते हुए उस बूढ़ी औरत का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुरेश जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। घर आते ही उस बूढ़ी औरत के ऊपर वो पानी छिड़कता है और तभी उसे होश आने लगता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो मंदिर से घर लौट रही थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? चिंता मत कीजिए माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरा नाम सुरेश है। आप रास्ते में फिसलकर बेहोश हो गई थी। मैं आपको अपने घर लेकर आया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। दूसरों की मदद करना तो मेरा फर्ज है और आप भी तो मेरी माँ समान है। अरे बेटा, आजकल के समय में कौन किसकी मदद करता है? तुम्हारे अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं। कुछ देर के बाद बूढ़ी औरत को अच्छा महसूस होता है और वो वहां से जाने लगती है। बेटा, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे माँ जी, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। वो बूढ़ी औरत फिर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सुरेश का दोस्त रमेश उसके घर आता है। अरे रमेश, इतने सालों बाद दिखाई दिया है तू। और बता कैसा है? घर पर सब कैसे हैं? अरे यार भाई, क्या बताऊं, मैं जिस कंपनी में जॉब करता था उस कंपनी का तो दिवालिया निकल गया है। क्या बात कर रहा है भाई? तू तो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। अरे भाई, जब किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। मकान का किराया और अब बच्ची का स्कूल में एडमिशन भी करना है।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे भाई तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। तू मुझे बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? सुरेश, मैं मदद मांगने ही तो तेरे पास आया हूँ। देख दोस्त, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं कहीं इधर उधर काम करके अपने घर का गुजारा कर लूंगा। मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन स्कूल में करवाना है, और तुझे तो पता है तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एडमिशन करवाने के लिए बस तेरे साइन की जरूरत है मेरे दोस्त। सुरेश रमेश की बात सुनकर पेपर्स को बिना पढ़े ही उस पर साइन कर देता है और रमेश वापस अपने शहर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद रमेश सुरेश के घर आता है। अरे ओ सुरेश, कहाँ है? चल घर से बाहर निकल। अरे क्या हुआ रमेश, तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? अरे जल्दी से मेरा घर खाली कर, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तूने जो उस दिन पेपर पर साइन किए थे ना, वो कोई एडमिशन के पेपर नहीं थे, बल्कि उस पेपर पर साइन करके तूने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। रमेश, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया, और तूने पैसों के लिए मेरे साथ इतना बुरा किया, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे चलो चलो, मेरे पास इतना समय नहीं है, जल्दी से मेरा घर खाली करो। रमेश सुरेश को उसी के घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। सुरेश दुखी और हताश होकर अपने ही घर से चला जाता है। चलते चलते गांव से दूर एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। पास ही में वहीं एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। जब वो सुरेश को देखती है तो वो उसके पास आती है। अरे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊं माँ जी, मैं अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा हूँ। मेरे दोस्त रमेश ने चालाकी से मेरी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली है, और मुझे मेरे ही घर से निकलना पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी कि मैं अब क्या करूं। बेटा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम अब से मेरे घर पर ही रहना, और मेरे आम के ढेर सारे पेड़ भी हैं। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम मेरी मदद कर दिया करना। सुरेश बूढ़ी औरत की बात मान जाता है और उसके साथ उसके घर आ जाता है। सुरेश उस बूढ़ी औरत के साथ रहता है। तब से सुरेश ही आम के पेड़ों की देखभाल करने लगा। जो पेड़ पर आम आते थे उन्हें तोड़कर वो बाजार ले जाकर बेचने जाता है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुरेश के दोस्त रमेश ने उसके साथ बहुत बुरा किया। जब सुरेश बाजार में जाकर आम बेचता है तो गांव के लोगों को सुरेश की इस हालत को देखकर अच्छा नहीं लगता। सुरेश सभी गांव वालों की मदद किया करता था, और आज उसको इस हालत में देखकर गांव वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गांव के लोग एक एक करके सुरेश के सारे आम खरीद लेते हैं, और देखते ही देखते उसके सारे आम बिक जाते हैं। जो पैसे आम बेचकर मिलते हैं, सुरेश उन्हें बूढ़ी औरत को जाकर देता है। ये लो माँ जी, ये पैसे आम बेचकर मिले हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ये तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इन्हें मैं नहीं ले सकती। इन पैसों को तुम ही रखो। अगले दिन सुरेश पेड़ से आम तोड़ रहा था, तभी एक आम से आवाज आती है। इधर देखो, मेरी बात सुनो। अरे क्या तुम बोल सकते हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? हाँ हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं एक जादुई खट्टा आम हूँ। अगर तुम मुझे जब भी तोड़ोगे तो मैं सोने में बदल जाऊंगा, और मेरी जगह फिर से एक नया आम आ जाएगा। सुरेश जैसे ही जादुई खट्टे आम को तोड़ता है,
तभी वो सोने में बदल जाता है और उस आम की जगह फिर से एक और खट्टा आम आ जाता है। ये देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और बाकी के आमों को सुरेश बाजार में ले जाकर बेच आता है। ये बात सुरेश उस बूढ़ी औरत को जाकर बताता है। माँ जी, मुझे पेड़ पर एक जादुई खट्टा आम मिला। वो आम सोने में बदल गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। क्या आप इस बारे में जानती हैं? वो बूढ़ी औरत हंसने लगती है और फिर वो एक परी में बदल जाती है। हाँ सुरेश, क्योंकि सभी पेड़ों पर कुछ जादुई खट्टे आम हैं। ये सब मैंने ही किया है। हाँ, मगर आप कौन हो? मैं परी लोक से आई हूँ। जब तुमने मेरी मदद करी तो मैं समझ गई थी तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर जब मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। इतना कहते ही वो परी वहां से गायब हो जाती है। सुरेश फिर अपने काम में लग गया। सुरेश सोने के आम को संभाल कर रखता और बाकी आमों को बाजार में जाकर बेच देता। दूसरी तरफ रमेश को जुए की लत लग गई थी और वो अपनी सारी संपत्ति और वो घर जुए में हार जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। सुरेश ने जो सोना जमा किया था उन्हें बेचकर वो अपना घर वापस ले लेता है और फिर से वो लोगों की मदद करने लगता है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगता है।